Hello students, a very warm welcome to all of you in another live session of Systematic Study Academy. So हम इधर मिले किस लिए हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर एंड हमने तो ऑब्वियसली आपने देख ही लिया होगा, है ना। बच्चों को डिफिकल्टी इस चैप्टर में होती है किस लिए? क्योंकि ये थोड़ा हमारा इकोनॉमी से थोड़ा डिफरेंट हमारा अलग हो जाता है, इसमें हम पहुंच जाते हैं हमारे साइंस में, है ना। तो बच्चों को इसलिए थोड़ी इसमें डिफिकल्टी होती है, बट कोई टेंशन नहीं है। अगले 30 टू 45 मिनट्स की वीडियो देखने के बाद आपको इधर कोई भी डिफिकल्टी नहीं होने वाली है ना। एंड रही बात इनको लर्न करने के लिए हमारे ये नोट्स तो है ही, है ना। जिसने ग्रुप ज्वाइन किया है वहां इनको नोट्स मिल जाते हैं। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए, नोट्स का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी एंड इसके साथ साथ आपको ग्रुप में पूरा पीडीएफ के तौर पे हर एक चीज मिल जाएगी, है ना। सो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई डिफिकल्टी इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारी दूर हो जाएगी, है ना। एंड हम आपने अगर ये वीडियो देख ली एंड हमारी जो सैंपल पेपर की टेस्ट सीरीज है इकोनॉमिक्स की वो देख ली, आपके लिए इनफ है। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी टॉपिक पूछेंगे तो आप इजीली इसको क्या कर लोगे, लिख लोगे एंड मार्क्स को स्कोर इस चैप्टर से आप इजीली कर लोगे, है ना। सो कोई डिफिकल्टी नहीं है। बिना किसी देरी के हम करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखो, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, एनवायरमेंट का मतलब तो सबको पता है। एनवायरमेंट का हमारा मतलब क्या होता है? एनवायरमेंट का मतलब होता है हमारा वातावरण। क्या होता है? एनवायरमेंट का मतलब होता है हमारा वातावरण, ठीक है, वातावरण। बट इधर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सबको एनवायरमेंट का मतलब समझ आ रहा होगा आपके चैप्टर से, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? मतलब आपको उसके भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम आगे चल के समझेंगे। पहले ये समझो एनवायरमेंट क्या होता है। एनवायरमेंट क्या होता है? हमारा वातावरण होता है, ठीक है। अगर हम बात करें हमारा जो वातावरण है, एनवायरमेंट है, हम कैसे पहचानेंगे कि हम इसको, चलो सबको पता है एनवायरमेंट हमारा क्या होता है, वातावरण होता है, लेकिन इसको हम एग्जाम में डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? मेन टॉपिक तो, मेन दिक्कत तो यहाँ है ना कि एनवायरमेंट को हम डेफिनेशन में क्या कैसे लिखेंगे। तो एनवायरमेंट आपका होता क्या है? एनवायरमेंट होता है जिस चीज से आप क्या हो, घिरे हुए हो, ठीक है। आप किन किन चीजों से, मैं किससे घिरा हुआ हूं? मैं घिरा हुआ हूं हमारे कैमरा, लैपटॉप, ठीक है, बुक्स हुई हमारी, ठीक है, टैबलेट हुआ हमारा, ठीक है, स्विच बोर्ड हुआ हमारा, टेबल्स हुई हमारी, ठीक है। फिर उसके बाद और कौन हुए? अगर हम लिविंग की बात करें तो हमारे यहाँ क्या, अगर ये समझ लो फ्लाइज वगैरह हुई हमारी, ठीक है ना, हमारी बर्ड्स वगैरह हुई, ठीक है। फिर हमारे प्लांट्स वगैरह हुए, प्लांट्स वगैरह के साथ साथ हमारे एनिमल्स वगैरह हुए, ये सारे क्या है हमारे, मैं इन चीजों से घिरा हुआ हूँ, ठीक है। तो देखो ये मच्छर आ गया, इसकी इन चीजों से घिरा हुआ हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या है? पूरा मैं घिरा किससे हूँ? लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। मैंने दो ही चीजें तो बताई इधर, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग क्या थी हमारी? मॉस्किटो, ये जो फेस के सामने आ गया था, प्लांट्स वगैरह हुए हमारे, एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह हुए, ठीक है। वही हमारा क्या है नॉन लिविंग थिंग्स में? क्या मैंने टेबल, टैबलेट, फोन, कैमरा, लैपटॉप, स्विच बोर्ड, इन सब के बारे में बताया था। तो ये क्या थे? हमारे नॉन लिविंग थिंग्स थे, ठीक है। तो मैं इन सब से गिरा हुआ हूं बस। अभी जो लिविंग थिंग्स है, ये लिविंग थिंग्स में आपको, अगर आप लिविंग थिंग्स की क्या लिखोगे? बायोटेक। बायोटेक का मतलब क्या होता है? बायोटेक का मतलब होता है हमारे जीव। क्या होता है? जीव या फिर जीवित, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबने बचपन में पढ़ा हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स जो हमारी होती है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? हमारा बायोटेक, ठीक है, जो जीव रहते हैं, ठीक है, बायोटेक। एंड इसका मतलब अबायोटेक कौन होंगे हमारे? अबायोटेक होंगे अजीव, जो जिनमें जान नहीं रहती है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? अजीब बोलते हैं, ठीक है, अबायोटिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो मैंने अभी आपको लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स से घिरा हुआ बताया था अपने आप को, ठीक है। तो मैं सराउंड किससे हूं? लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हमारी नॉन लिविंग थिंग्स से, ठीक है ना। वही अगर हम लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स को हटा दें, और अब मैं किससे घिरा हुआ हूं? अब मैं घिरा हुआ हमारा अबायोटिक एंड बायोटिक। बायोटिक एंड अबायोटिक दो चीजों से मैं घिरा हुआ हूं, ठीक है। तो अब घिरे हुए को क्या बोलते हैं? हम सराउंड्स बोलते हैं, ठीक है। वही चीज हमारे डेफिनेशन में लिखी हुई होती है। एनवायरमेंट इज द टोटल ऑफ, क्या लिखा हुआ है? एनवायरमेंट इज द टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। एनवायरमेंट इज द टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज व्हिच सराउंड्स अस। मतलब जो एक्सटर्नल फोर्सेज है हमारी, जिसने हमें क्या करके रखा हुआ है? सराउंड, घेरे रखा हुआ है, ठीक है ना। अब वो एक्सटर्नल फोर्सेज हमारी कौन है? एक्सटर्नल फोर्सेज है हमारी बायोटिक एलिमेंट्स एंड हमारे अबायोटिक एलिमेंट्स। कौन से? बायोटिक एलिमेंट्स एंड हमारे अबायोटिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपको अगर एनवायरमेंट की डेफिनेशन लर्न करना है, अगर हिंदी में आप लर्न कर लोगे, इंग्लिश में ऑटोमेटिकली आप इसको कन्वर्ट कर लोगे। क्या है? एनवायरमेंट आपका होता है जिन चीजों से आप घिरे हुए रहते हो, ठीक है। वो चीजें क्या है हमारी? एक है बायोटिक एंड एक है हमारी अबायोटिक। बस इतना है हमारा एनवायरमेंट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया एनवायरमेंट क्या होता है। एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच इंक्लूड बायोटिक कंपोनेंट्स एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। सिंपल,
ठीक है। सो सबको आई होप एनवायरनमेंट की डेफिनेशन समझ में आ गई है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या समझते हैं, बायोटिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। बायोटिक एलिमेंट्स हमारे प्लांट, बर्ड्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, हमारा जिनको हम बोलते हैं हमारे लिविंग एलिमेंट्स। भाई हमारे अबायोटिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एयर, वाटर, लैंड, नॉन लिविंग एलिमेंट, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। और अगर हम एनवायरनमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच सराउंड्स अस, इट इंक्लूड्स ऑल द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। देखो इधर हम क्या कर रहे हैं, इधर हम वन शॉट में क्या करेंगे, वन शॉट में हम पूरा डिस्कस करेंगे हमारा एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैप्टर। इसमें जो आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है हम वो भी पढ़ रहे हैं, एंड इसके साथ साथ जो आपका कभी कभार पूछ लिया जाता है वो टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो नोट्स हैं आपके, नोट्स इस तरीके से डिजाइन है, इसमें हर एक चीज आपकी हर एक टॉपिक चैप्टर से कवर होगा। एंड इसी के साथ साथ अगर आप ये लर्न कर लेते हो तो ईच एंड एवरीथिंग प्रिपेयर हो जाएगी। एंड फिर बस आपको क्या देखना है, हमारा सैंपल पेपर की टेस्ट सीरीज इसकी देखनी है इस चैप्टर की, बस उसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं है और कुछ पढ़ने की, आपके लिए इनफ है एग्जाम में इस चैप्टर से मार्क्स को स्कोर करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा फंक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट। फंक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट क्या है हमारा, सबसे पहला प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट में हमारे रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। हमारे कितने रिसोर्सेज होते हैं, दो रिसोर्सेज होते हैं ना, कौन कौन से, ये लिख लेना आपका नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर इसको प्रिंट करा के आप लिख लेना, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। कौन से होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। इस पे आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या है आपका, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। रिन्यूएबल कौन से हो जाते हैं, जो आपके दोबारा क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब आपको दोबारा से मिल जाती है चीजें। बचपन में सबने ज्योग्राफी की बुक में पढ़ा होगा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी क्या हुई, फिशेज हुई, क्या हुई, फिशेज। अब फिशेज को हम क्या करेंगे, आज मार देंगे, मतलब फिशेस क्या कोई क्या हुई हमारी, फिशेस को अगर हमने खा लिया, ठीक है, तो दोबारा से और फिशेस क्या होंगी, जन्म होगा और फिशेस का, और वो आपके हमें फ्यूचर में मिल जाती है। तो ये क्या हमारा कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम बात करें हमारे, अगर हम कोई बात कर ले हमारे जैसे ट्रीज वगैरह हुए, ठीक है, अगर अपन ट्रीज को काट रहे हैं और फिर अगर हम आगे और ट्रीज को उगा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होंगे, हमें आगे चल के फिर से चीजें मिल जाएंगे, ठीक है। बट हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हमारे, जैसे हमारा क्या हो गया, कोल माइंस, क्या हो गया, कोल माइंस। अब हम जितना मर्जी है हम कोल को यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जितना है हमारी अर्थ क्रस्ट में, जितना भी हमारा अंडरग्राउंड है कोल, उतना ही तो रहेगा, ये हमारा बढ़ तो जाएगा नहीं, ठीक है। तो जो हमारा कोल माइंस है, ठीक है, कोल है हमारा, कोल को अगर हम यूज करेंगे तो ये नॉन रिन्यूएबल है, ये हमारा हाल क्या नहीं हो पाएगा, हाल रिन्यू नहीं हो पाएगा, ये हमारा कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, हम दोबारा से इसको यूज नहीं कर सकते। अगर हमने एक बार इसको यूज कर लिया, एक बार कंज्यूम कर लिया, तो दोबारा से ये नहीं होगा। तो रिन्यूएबल हमारे रिसोर्सेज कौन से होते हैं, जो दोबारा से हमें मिल जाए, ठीक है ना। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, अगर हमने उनको एक बार कंज्यूम कर लिया तो दोबारा हमें वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन एनवायरनमेंट का क्या है, सबसे पहला एनवायरनमेंट का फंक्शन है हमारा प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, मतलब हमें प्रोडक्शन करने के लिए, चाहे फिर वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो या फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो, हमें प्रोडक्शन करने के लिए प्रोवाइड एनवायरनमेंट करता है, ठीक है। हम कहां, देखो अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बनाए तो हम कहां से लेते हैं, हम प्रोडक्ट अपने एनवायरनमेंट से ही तो लेते हैं। अगर हम कोई आटा बना रहे हैं तो आटा के लिए हम गेहूं कहां से, एनवायरनमेंट से लेंगे, ठीक है। वही अगर हम क्या बना रहे हैं, अगर हम बना रहे हैं हमारा मिल्क, ठीक है, अगर हम मिल्क बना रहे हैं, मिल्क बनाते क्या है, ठीक है, अगर हम बना रहे हैं कोई मिल्क का पैकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां से हमें मिल्क कहां से मिलेगा, हमें एनवायरनमेंट से ही तो मिलेगा, हमारा बायोटिक फैक्टर से, बायोटिक एलिमेंट से, ठीक है ना। तो हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं तो हमें एनवायरनमेंट ही देता है, एनवायरनमेंट से ही हम क्या करते हैं, हमारा प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, ठीक है। फिर हमारा एनवायरनमेंट एसिमिलेट वेस्ट। एनवायरनमेंट एसिमिलेट वेस्ट का मतलब क्या है, एनवायरनमेंट एसिमिलेट वेस्ट का इधर मतलब हमारा यह है कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, एनवायरनमेंट में हमारा देखो हम खाते हैं, हमारा वेस्ट हुआ, ठीक है, प्लांट्स वगैरह का वेस्ट हुआ, कोई चीज सड़ जाती है, ठीक है, तो क्या है, एनवायरनमेंट में इतने सारे वेस्ट होते हैं, ठीक है, और एनवायरनमेंट क्या करता है, उसको कंज्यूम करता है। अगर आपका कागज हुआ, कागज को आप जला दोगे, एनवायरनमेंट में धुआं हो रहा है, उसको भी कंज्यूम वो कर लेगा, ठीक है। फिर वहीं अगर आप कोई भी वेस्ट होता है आपका, अगर ये समझ लो कोई जानवर मर गया तो उसका भी जो पूरा होता है ना, आपका क्या बोलते हैं उसको, जो एक सेकंड रुकना, उसका स्केलेटन वगैरह पूरा हम उसको क्या करते हैं, उसको पूरा क्या करते हैं, दफना देते हैं, ठीक है। उसको पूरा वरी करने के बाद, हम दफनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसको गाड़ दो, तो एनवायरनमेंट हमारा उसको भी क्या कर लेता है, कंज्यूम कर लेता है। जो हमारा वेस्ट होता है, चाहे फिर वो हमसे जाए, हमसे मिले, या फिर कोई जानवर या बायोटिक, हमारे जितने भी बायोटिक एंड अबायोटिक जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जो एनवायरनमेंट होता है वो उसको क्या कर लेता है, सस्टेन कर लेता है, एनवायरनमेंट उसको पूरा कंज्यूम कर लेता है ना। लेकिन अगर यही चीज क्या होगी हमारी, यही चीज अगर ज्यादा मात्रा में होगी तो हमारे
हमारे एनवायरमेंट को क्या करेगी, वो इफेक्ट करेगी। मान लो जो हमारा ये धुआं है, ठीक है, एनवायरमेंट जो हमारा ये धुआं उड़ता है, ठीक है, अब ये अगर एक हद तक रहेगा ये धुआं, तो इधर इससे क्या होगा, अगर ये धुआं एक हद तक रहेगा तो एनवायरमेंट इसको भी कंट्रोल कर लेगा, इसको भी कंज्यूम कर लेगा, इसको भी खत्म कर लेगा। लेकिन अगर ये हमारा एक एक्स्ट्रा लिमिट से ज्यादा हुआ ना, उसकी जो कैपेसिटी हमारे एनवायरमेंट की अगर उससे कम हुआ ना, तो उससे क्या होगा, हमारा एनवायरमेंट भी उसको क्या नहीं कर पाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा, एनवायरमेंट उसको भी कंज्यूम नहीं कर रहा है, उसको भी झेल नहीं पाएगा, ठीक है ना। लेकिन एनवायरमेंट का इधर हमारा फंक्शन क्या है, एनवायरमेंट का फंक्शन है कि एनवायरमेंट एसिमुलेट वेस्ट, मतलब एनवायरमेंट वेस्ट को भी क्या करता है, कंजम्पशन करता है अच्छे से, ठीक है ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर क्या है हमारा एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ। एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ का मतलब क्या है, एनवायरमेंट हमें क्या देता है, हमारी डेली जो बेसिक नीड्स वगैरह होते हैं, कैसे एयर, हवा दे, हमें हवा कौन देता है, एनवायरमेंट ही तो देता है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बंदा हमारा कुछ मिनटों से ज्यादा नहीं रह पाएगा, ठीक है। अगर उसको पानी मिलेगा तो वो कुछ दिनों से ज्यादा, एक दिन से ज्यादा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। फिर अगर हम बात करें, अगर उसको खाना नहीं मिलेगा तो बंदा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा एक हफ्ते से ज्यादा, ठीक है ना। कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो एनवायरमेंट हमें क्या देता है, एनवायरमेंट हमें जीने के लिए क्या देता है, हमें सस्टेन रहने के लिए हमें एक, ये समझ लो जीने के लिए एनवायरमेंट क्या देता है, हमें बहुत सारी चीजें देता है, जैसे एयर, वाटर, फूड वगैरह, ठीक है। जो हमारी बेसिक नीड्स है वो कौन देता है, हमारे एनवायरमेंट देता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज। एस्थेटिक सर्विसेज मतलब एनवायरमेंट हमें एंटरटेन करने का भी काम करता है। कैसे एंटरटेन कैसे करता है एनवायरमेंट, सबसे पहले एनवायरमेंट में हमारी कोई बहुत सुंदर सुंदर जगह, हिल स्टेशन वगैरह है, रिवर्स, वाटरफॉल्स वगैरह है हमारा, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या, हमारे हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हैं, हम वहां क्या करते हैं, अपना एक एंजॉयमेंट वगैरह भी करते हैं। तो एनवायरमेंट हमें ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो हमने 4 फंक्शंस पढ़े एनवायरमेंट के। सबसे पहला एनवायरमेंट प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, एनवायरमेंट एसिमुलेट्स वेस्ट, एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ, एंड हमारा इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज, मतलब हमें सर्विसेज भी देता है एंजॉय करने के लिए, ठीक है। फिर क्या हमारा अगला टॉपिक है, अगला हमारा द एनवायरमेंट इज एबल टू परफॉर्म these functions without any interruption if these function within carrying capacity। देखो मैंने आपको बताया ना, अगर कोई धुआं एक लिमिट तक होता है तो एनवायरमेंट उसको भी क्या कर सकता है, झेल सकता है। एनवायरमेंट उसको भी कंजम्पशन उसका भी वो कर सकता है, ठीक है, झेल सकता है। लेकिन अगर वही उसकी कैपेसिटी से ज्यादा होगा ना एनवायरमेंट, तो वो भी झेल नहीं पाएगा, एंड उसको भी क्या हो जाएगा, एनवायरमेंट को हार्म पहुंचेगा, ठीक है ना। तो जो उसकी लिमिट होती है, उसी लिमिट को हम क्या बोलते हैं, उसी लिमिट को हम बोलते हैं हमारी कैरिंग कैपेसिटी। क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी हम किसे बोलते हैं, जो एनवायरमेंट की एक लिमिट होती है, एनवायरमेंट की कुछ ही हद तक क्या कर सकता है, वो वेस्ट को झेल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा होगा तो क्या होगा, एनवायरमेंट को भी हार्म करेगा, एंड वो एनवायरमेंट हमें एक रिवर्सिबल क्या देगा, हार्म देगा, हार्म के तौर पर, ठीक है। हमारी हेल्थ वगैरह खराब होगी, ठीक है। हेल्थ के साथ साथ हमें जो हमारे वाटर डिसीजेस वगैरह होती है हमें वो भी होंगी, ठीक है, डिसीजेस वगैरह हमें होंगी, ठीक है ना। तो अगर एनवायरमेंट को कोई हार्म पहुंचता है तो उसके रिवर्स में हमें क्या मिलेगा, रिवर्स में हमें भी हार्म होगा, ठीक है। इट एक्सीड्स देन इट लीड्स टू सिचुएशन ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने एनवायरमेंट के बारे में पढ़ा। एनवायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंट एक हमारा एनवायरमेंट वो होता है जिससे हम घिरे हुए रहते हैं, जिसमें हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस रहती है, जिसमें हमारे बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स रहते हैं। एनवायरमेंट के हमने फंक्शन भी पढ़े, जिसमें हमारा प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, एनवायरमेंट एसिमुलेट्स वेस्ट, एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ, एंड एनवायरमेंट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज, ठीक है। हमने ये पूरा पढ़ा। और एनवायरमेंट की क्या होती है, एक लिमिट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारी कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं उसकी। एनवायरमेंट एक हद तक क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है चीजों को, एंड उनको भी कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। लेकिन यही इनकी लिमिट से क्या होता है, यही चीज इनकी लिमिट से ऊपर होती है, तो इसमें क्या आने लगते हैं, हमारे एनवायरमेंटल क्राइसिस आने लग सकते हैं। क्या होता है हमारा, इनसे आ जाते हैं हमारे एनवायरमेंटल क्राइसिस, ठीक है। डिफिकल्टीज आ जाती है एनवायरमेंट को भी ये चीजें कंजम्पशन करने में, जिससे हमें क्या आती है, एनवायरमेंट में डिफिकल्टीज आती हैं, ठीक है। तो जो हमारी एनवायरमेंटल क्राइसिस है उनके क्या रीजन है हमारे एनवायरमेंटल क्राइसिस के, ठीक है ना। उसको समझने से पहले, एनवायरमेंटल क्राइसिस को समझने से पहले हम क्या समझते हैं, हमारे एनवायरमेंटल क्राइसिस को समझने से पहले हम समझते हैं हमारे, चलो पहले एनवायरमेंटल क्राइसिस ही समझ लेते हैं। तो रीजन फॉर एनवायरमेंटल क्राइसिस क्या है, सबसे पहले पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही है, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, और जो हमारी गवर्नमेंट है उसके लिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स वगैरह भी लेके गवर्नमेंट आती है, ठीक है। लेकिन इधर क्या है, हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमारे जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है उनकी भी डिमांड बढ़ेगी, है ना। क्योंकि अगर रिसोर्सेज बढ़ रहा है, रिसोर्सेज बढ़ने के साथ साथ उनका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमारे जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है उनकी भी डिमांड ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी, ठीक है ना। सो सबसे पहला हमारा रीजन क्या है एनवायरमेंटल क्राइसिस का, एनवायरमेंटल क्राइसिस समझ गए, जो डिफिकल्टी आपकी एनवायरमेंट में आती है,
एनवायरमेंट आपका हार्म होता है, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन है आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है। मतलब पॉपुलेशन आपकी क्या इंक्रीज होती है तो आपका एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की भी डिमांड बढ़ती है, जिसके कारण क्या होता है हमारा सप्लाई एक लिमिटेड तौर पर हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंट आपको एक लिमिटेड तौर पर सप्लाई देगा। लेकिन अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इससे जो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज है उनकी डिमांड बढ़ेगी, तो फिर आप क्या करोगे, अपना एक बोलते हैं ना हम अपना कंजम्पशन करने के लिए फिर नए नए एसिड्स वगैरह निकालते हैं, ठीक है। अब वो साइंस के तौर पे सिर्फ इतना समझ लो कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए फिर नए नए तौर तरीके निकालते हैं कि हम चीजों को, जैसे एक बेस्ट एग्जांपल आपके लिए इसका होगा कि अगर हमें एग्स खाने तो एग्स के लिए हम जो हैंस वगैरह रहती हैं, मुर्गियां रहती हैं, उनमें इंजेक्शन लगा लगा के हम क्या करवाते हैं, प्रोडक्शन करवाते हैं हमारे एग्स का, ठीक है ना, क्योंकि हमें एग्स ऐसे ही हम क्या करते हैं, अगर हमें एनवायरमेंटल रिसोर्सेज चाहिए तो हम एनवायरमेंट को हार्म करके क्या करते हैं, हमने अपनी जो नीड्स है उनको फुलफिल करते हैं, ठीक है। इसलिए अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो एनवायरमेंट से हम चीजें जबरदस्ती उससे लेते हैं, ठीक है। फिर क्या हमारा एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। पॉपुलेशन हमारा बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो इससे हमारा जो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, देखो जो रिन्यूएबल है हमारे, ठीक है, वो भी एक हद तक क्या हो सकते हैं, एक अपना जो एक रिटर्न होता है वो एक हद तक ही रिसाइकिल हो सकते हैं। वही हमारे नॉन रिन्यूएबल है, अगर हम उनको यूज कर लेंगे तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको वो कैसे यूज करेंगे, तो एक हमारा लिमिटेड, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे, ये हमारे लिमिटेड टाइम पीरियड तक क्या रह सकते हैं। अगर हमारे जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की हम बात करें तो वो क्या होते हैं हमारे एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही रह सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर रिन्यूएबल की बात करें तो हम उनको एक और नई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं जिससे हम ये रिन्यूएबल जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको रिसाइकिल करने की प्रोसेस को हम जल्दी से परफॉर्म करें, जिससे हमारे जो रिसोर्सेज है वो हमें जल्दी जल्दी दोबारा से मिल जाए, क्योंकि ह्यूज पॉपुलेशन की वजह से इनकी एनवायरमेंटल जो हमारे रिसोर्सेज उनकी डिमांड भी रहती है। अब जो रिन्यूएबल है तो वो रिन्यूएबल तो हो जाएंगे, बट जो नॉन रिन्यूएबल है उनको भी हम क्या करते हैं, अच्छे से यूज करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद इसमें एनवायरमेंटल क्राइसिस भी आती है, जैसे हमारे कोल माइंस वगैरह हुए, ठीक है, पेट्रोल डीजल सॉरी वो हमारा क्या होता है, कोई तेल कैरोसिन ऑयल वगैरह हुए, ठीक है, कोल्स वगैरह हुए, तो अगर हम इनका लिमिटेड कर यूज करके चलेंगे तो ये हम हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन को भी ये चीजें मिल पाएंगी, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। सो फिर क्या है हमारा एक्सटेंशन ऑफ मनी, एक सेकंड इसको मैं चेक कर लूं क्या है, एक्सटेंशन ऑफ मैनी रिसोर्सेज, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ मैनी रिसोर्सेज, ये आपका MA है ये, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ मैनी रिसोर्सेज मतलब आपकी पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ आपकी जो रिसोर्सेज है उनकी भी डिमांड हाई हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या है, एफलुएंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स, मतलब अब हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी तो उसमें हमारा कंजम्पशन वगैरह भी बढ़ जाएगा। अब हमारा कंजम्पशन बढ़ जाएगा तो इसमें प्रोडक्शन की भी क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन की प्रोसेस भी हाई हो जाएगी एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स भी बढ़ जाएंगे, नए नए फैक्ट्रीज और हमारी नई नई टेक्नोलॉजीज का क्या होगा इसमें यूज होगा। फिर है हमारा एयर एंड वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोसेस। अब एयर एंड वाटर पॉल्यूशन देखो सबको पता है यार, जब फैक्ट्रीज काम करेंगी, फैक्ट्रीज में आपका क्या स्मोक वगैरह निकलती है, धुआं आपने देखा होगा, चिमनीज से क्या निकलते हैं, ये आपकी चिमनीज रहती हैं, ठीक है, इसमें से क्या निकलता है, स्मोक वगैरह निकलती है, जिससे आपका पूरा ये ऊपर का एनवायरमेंट पूरा क्या होता है, खराब होता है, ठीक है। वही अगर हम वाटर की बात करें, जो वेस्ट वगैरह होते हैं वो किस में आते हैं, वाटर में आते हैं। और सबको पता है कि 70% से ज्यादा हमारा जो इंडिया है, इंडिया में 70% से ज्यादा क्या हमारा पॉल्यूटेड वाटर है। आई होप सबको ये चीज तो पता ही है ना। तो हमारी अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह होगी तो इंडस्ट्री में काम होगा, तो इससे अगर हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इससे हमारा एयर भी इफेक्ट होगी, एयर के इफेक्ट के साथ साथ जो 70% वाटर पॉल्यूटेड है हमारे अभी प्रेजेंट इंडिया में, ठीक है, और भी क्या होगा, वो इफेक्ट होगा, जिससे अगर हमारा वाटर इफेक्ट होगा तो हमारे जो जितनी भी वाटरी डिसीज होंगी वो उससे क्या होंगी, वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। फिर हमारा ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन। अब ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन क्या होता है वो आगे डिटेल में पढ़ते हैं, बट उससे पहले आई होप आपको इतना समझ में आ गया हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है हमारा क्या, एनवायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंट हमारे दो एक्सटर्नल फोर्सेस से घिरा हुआ है, एक बायोटिक एंड एक अबायोटिक, ठीक है। एनवायरमेंट के फीचर्स हमने चार पढ़े थे, एनवायरमेंट के फीचर्स हमने चार कौन कौन से पढ़े थे, एनवायरमेंट के फीचर्स हमने पढ़े थे हमारा, एक है हमारा एनवायरमेंट प्रोवाइड्स प्रोडक्शन, ठीक है, एनवायरमेंट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। फिर हमारा एनवायरमेंट एसिमिलेट वेस्ट, एनवायरमेंट सस्टेन लाइफ एंड इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एनवायरमेंट क्या होता है, एक लिमिट तक क्या कर सकता है, एक लिमिट तक चीजों को कंज्यूम कर सकता है, अगर जो उसकी लिमिट होती है उसको हम बोलते हैं उसकी कैरिंग कैपेसिटी, एंड अगर वो कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या फेस करते हैं, हमारे एनवायरमेंटल क्राइसिस को फेस करते हैं, ठीक है। और वो एनवायरमेंटल क्राइसिस के
रीजंस क्या क्या है? सबसे पहले हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फिर हमारा एक्सटेंशन ऑफ मैनी रिसोर्सेज, एफिलिएट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एयर वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू डेवलपमेंट प्रोसेस एंड हमारा ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशन। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है हमारा ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, एंड इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने क्या मॉनेटरी प्रोटोकॉल्स लिए हैं, गवर्नमेंट ने हमारा इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हमारे प्रोटोकॉल्स लिए हैं। तो हम एक एक करके हर एक चीज की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? इट इज द ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ओशियंस। मतलब ग्लोबल वार्मिंग हमारा क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग हमारा वो होता है जिसमें हमारा क्या होता है, एक जो एवरेज टेम्परेचर होता है हमारा, उससे क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। फिर हम वो ओशियन की बात करें या फिर हमारे जो वातावरण है, हमारा एटमॉस्फेयर है, उसकी जो टेम्परेचर अगर वो एवरेज टेम्परेचर से इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये ग्लोबल वार्मिंग का कॉज क्या है? ग्लोबल वार्मिंग हमारा होता क्यों? कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन। मतलब ग्रीन हाउस जो गैस हमारी होती है, अगर वो इफेक्ट करती है, इससे हमारा क्या बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है ना, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। अब देखो, अब ये जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम और डिटेल में हमारे डिटेल बैच में पढ़ते हैं, लेकिन आपको सिर्फ जितना इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही पढ़ाऊं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अगर हम समझने बैठे तो एक लेक्चर मैंने उसी में पूरा अपना एक लेक्चर समझाने में लगा है, ग्लोबल वार्मिंग एंड हमारा ओजोन डिप्लेशन। ठीक है, तो इधर हमारा जितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हम वही पढ़ रहे हैं। सिर्फ आप ये याद रखो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग होता है हमारा जो हमारा एक एवरेज टेम्परेचर होता है, अगर उसमें इंक्रीजिंगनेस आ जाती है, वो अगर एवरेज टेम्परेचर से बढ़ जाता है, फिर हम अगर हमारे एटमॉस्फेयर की बात करें, एक एवरेज टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाता है किसमें, एटमॉस्फेयर में एंड हमारे ओशन में। और इसके कॉजेस क्या होते हैं? इसके कॉजेस होते हैं हमारे ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस में इफेक्ट आता है, इसके चक्कर में हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है हमारे एटमॉस्फेयर का एंड ओशन का, अगर वो बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन क्या होता है? ओजोन डिप्लेशन रिफर्स टू डिस्ट्रक्शंस, वन सेकंड, पेन चेंज, refers to destruction of ozone in ozone layer। मतलब जो हमारा ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर में हमारी क्लोरीन गैस एंड हमारा ब्रोमीन गैस का जो क्लोरीन एटम्स एंड हमारे जो ब्रोमीन एटम्स होते हैं उनमें क्या आ जाता है, इंक्रीजनेस आ जाती है। ठीक है, हमारे किसमें, ओजोन लेयर में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा ओजोन डिप्लेशन बोलते हैं। जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें गिरावट आने की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, हमारा ओजोन डिप्लेशन बोलते हैं। ठीक है, refers to the destruction of ozone in ozone layer। मतलब जो हमारी ओजोन लेयर है उसमें गिरावट, ओजोन लेयर में ओजोन की गिरावट होने की वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, हमारा ओजोन डिप्लेशन बोलते हैं। सबसे पहले ये चीज समझना कि ओजोन डिप्लेशन आपका होता क्या है। ओजोन डिप्लेशन क्या होता है? ओजोन डिप्लेशन आता है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मतलब ओजोन लेयर में से ओजोन का जो गिरावट आती है, ओजोन की जो डिस्ट्रक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा ओजोन डिप्लेशन बोलते हैं। और ये कॉजेज इसके क्या है, ये होता किस चक्कर में, ये होता है हमारा, अगर हमारा जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है ना, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर आपके बचपन में पढ़ा होगा, हेमिस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, वो एक लेयर्स होती हैं आपकी। ठीक है, वो मैंने डिटेल में पढ़ाया था। अब हमको साइंस की पूरा वो हमें पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ता है। और लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप अगर गूगल पर सर्च करोगे, हम आपकी जो लेयर्स होती हैं वो 4 लेयर कौन सी हैं, आप गूगल को सर्च करो तो आपको वो मिल जाएगी। ठीक है ना, लेकिन आपको इधर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हम वो डिटेल बैच में पढ़ते हैं, लेकिन इधर आपका जरूरी नहीं है। ठीक है, हमारा जो ओजोन डिप्लेशन होता है वो कैसे होता है, हमारा जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, हमारा हीलियम, स्ट्रेटोस्फीयर में आपकी क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स की इंक्रीजनेस होने के कारण आपका क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में जो आपके हाई लेवल्स ऑफ क्या हो जाता है, हाई लेवल ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स आ जाते हैं आपके किसमें, स्ट्रेटोस्फीयर में। उस चक्कर में क्या होता है, आपका ओजोन लेयर डिप्लेशन होता है। एक बार और सुन लो, ओजोन डिप्लेशन क्या होता है। ओजोन डिप्लेशन होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन इन ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में ओजोन की गिरावट होने के कारण आपको क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन होता है। ठीक है, ठीक है, एंड फिर उसके बाद आपका क्या, ओजोन डिप्लेशन होता है। ओजोन डिप्लेशन के कॉजेज क्या है? ओजोन डिप्लेशन के कॉजेज है जब क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम आपके स्ट्रेटोस्फीयर में हाई लेवल में आ जाते हैं, हाई मात्रा में आ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा ओजोन डिप्लेशन हो जाता है हमारा। ठीक है, सो आई होप आपको ओजोन डिप्लेशन की समझ में आ गया है। ठीक है, और ये जो क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, हम जो मैनमेड हमारे सीएफसी गैसेस होती हैं, क्या होती है, सीएफसी, क्या होता है, सीएफसी गैसेस। अभी आप सबसे पहले सीएफसी गैसेस का मतलब समझ लीजिए। सीएफसी गैसेस का मतलब होता क्या है, तो सीएफसी गैसेस का मैनमेड, सीएफसी का फुल फॉर्म आप लिख लो। सीएफसी का फुल फॉर्म होता है हमारा मैनमेड, मैनमेड क्लोरो, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, क्लोरो फ्लोरोकार्बन। क्या होता है, क्लोरो फ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक सेकेंड, फ्लूओरो,
CHLOROFLUORO, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ये O है, आप नहीं तो इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म है आपका CFC गैसेस का, जो किसके द्वारा बनाई जाती है, मैन मेड क्लोरोफ्लोरो गैसेस। तो इन्हीं की वजह से आपका क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो रहते हैं आपके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से आपका जो क्लोरीन एंड ब्रोमीन एटम्स है वो आपके स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है आपका ओजोन लेयर में डिप्लेशन आ जाता है। ठीक है, इतना जितना आपका इंपॉर्टेंट था मैंने आपको वो उतना समझा दिया है। ठीक है, अब ये चीज को, ओजोन डिप्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए जो मॉनिटरियल प्रोटोकॉल्स लिए गए हैं गवर्नमेंट वगैरह से, या फिर हमारा जो यूनाइटेड नेशंस है उनके द्वारा, वो क्या है, देखो इट इज डिजाइन्ड बाय मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। जो आपके मॉनिटरी प्रोटोकॉल्स हैं वो किसने लिए हमारे, वो डिजाइन किए हमारे किसने, यूनाइटेड नेशन ने। 1 सेकंड इसको थोड़ा क्लियर कर लूं। ठीक है, जो हम आपके मॉनिटरियल प्रोटोकॉल्स है आपके, वो किसने डिजाइन किए हैं, सबसे पहले हमारे यूनाइटेड मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने। ठीक है, ये प्रोटोकॉल्स लिए किसने, हमारे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स ने लिए, टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट CFC। सबसे पहले क्या किया, जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर है उन्होंने क्या किया, जो CFC गैसेस है हमारी, क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। ठीक है, उनको निकाल लिया है बिल्कुल, जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनते हैं। ठीक है, उनका पूरा प्रोडक्शन, अगर वो जिन जिन चीजों से भी क्या हो रहा है, बनते हैं, ठीक है ना, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है वो जिन जिन चीजों से भी बनते हैं उनको क्या कर लिया, वहां से वो प्रोसेस से निकाल लिया और उन पे बिल्कुल बैन लगा दिया है। ठीक है, ऑल्सो साइनिंग मेंबर्स एग्रीड टू फ्रीज कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, अब देखो ये कैसे बनते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट वगैरह बनता होगा उसमें से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह निकलते होंगे, वो हमारा अलग पार्ट है। सिर्फ आपको इधर लर्न क्या रखना है, याद आपको ये रखना है, जो मॉनिटरी प्रोटोकॉल्स लिए गए थे हमारे, मॉनिटरियल प्रोटोकॉल्स लिए गए थे आपके किसमें, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स के द्वारा। वो क्या था, उसमें जो हमारा CFC गैसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन था उसको फेज आउट कर दिया था, मतलब उसको बिल्कुल बंद कर दिया था, और उसका कंजम्पशन एंड उसका प्रोडक्शन भी बिल्कुल क्या कर दिया था, बैन कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या कंट्रोल पाया हमारा किसके ऊपर, ओजोन डिप्लेशन को कंट्रोल करने में वो लोग क्या हुए, कामयाब हुए। एक बार सुन लो, मॉनिटरी प्रोटोकॉल क्या लिया गया था, जो हमारे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो हमारे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स थे, तो उन्होंने अपने ओजोन डिप्लेशन को, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थे उनको फेज आउट कर दिया, उनको बिल्कुल बंद कर दिया, उनका जो भी कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन है उस पे भी क्या लगा दिया, बैन लगा दिया, जिससे वो लोग ओजोन लेयर को बचाने में क्या हुए, कामयाब हुए। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं हमारे किसकी, इंडिया की। ठीक है, इंडिया क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है अपना, जो इंडिया क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है अपने एनवायरनमेंट से, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए इंडिया क्या क्या चैलेंजेस को फेस कर रहा है। ठीक है, तो क्या है हमारा चैलेंजेस टू इंडिया एनवायरनमेंट इश्यूज आइडेंटिफाइड आर, मतलब इंडिया को जो जो चीजें क्या कर रही है, जो जो चीजें इफेक्ट कर रहे हैं इंडिया ने, वो उसके इश्यूज को निकाला है। ठीक है, तो सबसे पहला है लैंड डिग्रेडेशन। देखो चीजों को, आपको ये चीजें लर्न होना चाहिए, सीधा क्वेश्चन आपका एक 5-6 नंबर का आ सकता है, चैलेंजेस टू इंडियाज एनवायरनमेंट। ठीक है, आइडेंटिफाई सम इश्यूज, तो आपको ये पूरे लिखना पड़ेंगे जितने भी इधर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, आपको 5 पूरे अच्छे से लर्न, 5 नंबर का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका। ये तो आपको पूरी हेडिंग्स के साथ साथ ये जो मैंने लिखा है सिर्फ इतना लर्न कर लो, और यही एग्जाम में लिख के आ गए, तो बस और कुछ लर्न करने की जरूरत आपको है नहीं इस टॉपिक के ऊपर। तो लैंड डिग्रेडेशन, डिक्लाइन इन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉइल वाटर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो भी आपका जो क्वालिटी होती है आपकी सॉइल की क्वालिटी हो, जब आप एग्रीकल्चर वगैरह करो, उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज करो, जिससे आपकी जो क्वालिटी है सॉइल की वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो आपकी जो सॉइल की क्वालिटी है वो डिक्रीज होती है, वाटर की क्वालिटी डिक्रीज होती है, वाटर गंदा होता है। ठीक है, तो उसको क्या होती है, उसकी क्वालिटी डिक्रीज होती है, क्वालिटी डिक्रीज होती है आपकी सॉइल एंड वाटर की, उसको हम क्या बोलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। मैंने बोला ना, चीजों को बस आप लर्न कर लोगे वही इनफ है आपका एग्जाम में इस टॉपिक पे से मार्क्स को स्कोर करने में, है ना। सो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है जिसमें आपका सॉइल की क्वालिटी एंड वाटर की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है ह्यूमन एक्टिविटीज से, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हमारा लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, इन्वॉल्व्स द परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनियस फॉरेस्ट एंड वुडलैंड्स, मतलब जो हमारे फॉरेस्ट वगैरह में जो हमारा फॉरेस्ट बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। ठीक है, पेड़ वगैरह काट रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा लकड़ियां लेने की वजह से हम फॉरेस्ट वगैरह के पेड़ पौधे वगैरह काट रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पेड़ पौधे की कमी की वजह से क्या हो सकता है, एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, जिसमें हमारी जो फॉरेस्ट में
ट्रीज वगैरह काटे जाते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में ट्रीज वगैरह काटे जाते हैं, ट्रीज की कमी होने से हम उसको क्या बोलते हैं, हमारा डिफॉरेस्टेशन हम उसको बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन में हमारा जितने भी पेड़ वगैरह रहते हैं, वुडलैंड्स वगैरह रहते हैं हमारे, जिसमें पेड़ की कमी हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब जंगलों को खत्म कर दे, पेड़ काट काट कर जंगलों को खत्म कर देने को हम क्या बोलते हैं, हमारा डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। फिर हमारा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, टेक्स प्लेस व्हेन द सरफेस सॉइल इज वॉश्ड अवे थ्रू एक्सेसिव रेन्स एंड फ्लड्स। मतलब टेक्स प्लेस व्हेन सरफेस सॉइल इज वॉश्ड अवे थ्रू एक्सेसिव रेन्स एंड फ्लड। मतलब देखो फ्लड वगैरह आएगी, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो हमारी सॉइल होती है, क्या होती है, सरफेस सॉइल होती है, वो बहा के कहां चली जाएगी, कहीं भी पहाड़ वगैरह से, मतलब कहीं भी चली जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा भाई, जो सॉइल है, सॉइल में भी क्या आएगा, अगर ज्यादा पानी, रेन, बारिश होगी, ठीक है, तो इससे हमारी जो सॉइल वगैरह होती है वो भी क्या होती है, खराब होती है, ठीक है। तो हमारी सॉइल सरफेस क्या होती है, जो हमारी सरफेस सॉइल होती है, ठीक है, वो भी वॉश्ड आउट हो जाती है, बह के कहीं भी चली जाती है, ठीक है ना। तो आपका उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन बोलते हैं, जिसमें बारिश वगैरह या फ्लड वगैरह, बाढ़ वगैरह के चक्कर में जो हमारी सरफेस सॉइल होती है वो भी बह के कहीं भी चली जाती है, ठीक है, वॉश्ड आउट वो हो जाती है, ठीक है, जिससे हमारी जमीन भी खराब हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है। फिर क्या हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या होता है हमारा, द डिक्लाइन और डिसअपीयरेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जितने उनका विलुप्त होना, इनको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका ये क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है। आप जानते हो आपकी प्रजातियां खत्म होना, जानते हो प्रजातियां खत्म होती है हमारी, ठीक है, टाइगर्स की प्रजाति खत्म होना, जैसे डायनासोर्स की बिल्कुल जो हमारी प्रजाति थी वो क्या हो गई, बिल्कुल समाप्त हो गई, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, जो चीजों की प्रजातियां खत्म होती है उनको हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस बोलते हैं। हमारा एनवायरमेंटल क्राइसिस के चक्कर में हमारा कुछ इफेक्ट होने, देखो जैसे चिड़िया वगैरह है, अब वो मिथ है या फिर जैसा भी हो वो नहीं पता, लेकिन अगर हम जैसे आप रोबोट की रोबोट 2.0 देखी आपने, तो उसमें नेटवर्क की वजह से चिड़ियाओं को क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है। पहले चिड़िया बहुत उड़ रही थी, अब नहीं उड़ रही है, ठीक है। तो उनको चिड़ियाओं को क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, ठीक है। आई होप उनके चक्कर में कैसे भी वो हमारा मैटर नहीं है, ठीक है ना। हम उस चीज को फेस नहीं कर रहे, हमारे नेटवर्क वगैरह को लेकर कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जैसे हमारी चिड़िया गायब हो रही है, ठीक है, तो कुछ स्पीसीज है जो बिल्कुल खत्म हो गए, विलुप्त हो गई है, ठीक है। तो वो क्या है, हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस है। तो आपको समझ में आ गया कि जो आपके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो भी आपके जीव जंतु वगैरह है, उनका क्या हो रहा है, धीरे धीरे समाप्त वो हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं, ठीक है, विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो हम उनको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या है हमारा एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन सबको पता है, बचपन में सबने पढ़ा है। एयर पॉल्यूशन आपके जो एटमॉस्फेयर है आपका, ठीक है, हवा में जो हवा है आपकी, हवा क्या हो रही है, प्रदूषित हो रही है, उसको आप क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन। इट इज द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल इन एयर इन सच कंसंट्रेशन व्हिच आर हार्मफुल टू मैन एंड द एनवायरमेंट। इंसान के साथ साथ किसको, अब देखो इधर मैन का मतलब ये नहीं सब हमारे आदमियों को इफेक्ट करेगी, इधर मैन का मतलब हमारा मैन, वुमेन, चाइल्ड एंड हमारे बाकी के कितने, बाकी के सारे जीव जंतु वगैरह, ठीक है। तो इधर मैन का मतलब सिर्फ आदमी नहीं है, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये याद रखना, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है जो एयर में हमारे जो हार्मफुल मटेरियल्स रहते हैं, हार्मफुल पार्टिकल्स रहते हैं, जो हम किसको करते हैं, मैंस को करते हैं, हमारा एनवायरनमेंट को करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये 5 हेडिंग समझ में आ गई होगी, जो एनवायरनमेंट, इंडियन एनवायरनमेंट फेस, जो इश्यूज हैं इंडियन एनवायरनमेंट फेस कर रहा है। सबसे पहला क्या है, लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड वाटर की डिक्रीज हो जाती है, उसको हम लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। फिर डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट का कमी, फॉरेस्ट की कमी होना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन, जब फॉरेस्ट बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। फिर हमारा क्या है, सॉइल इरोजन, एक्स्ट्रा फ्लड, एक्सेसिव फ्लड एंड एक्सेसिव रेन की वजह से आपका क्या होता है, जो सरफेस सॉइल रहती है वो वॉश्ड आउट हो जाती है, ठीक है। फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस, मतलब विलुप्त हो रही है स्पीशीज वगैरह धीरे धीरे, ठीक है। और फिर उसके बाद एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, जो आपकी एटमॉस्फेयर है उसमें, एयर में आपकी हार्मफुल मटेरियल्स आ जाते हैं, हार्मफुल जो आपकी ये बोल सकते हैं हार्मफुल एलिमेंट्स आ जाते हैं एयर में, जिसको जो हम किसको करते हैं, मेंस को, एंड साथ साथ उसके एनवायरनमेंट को भी हम करते हैं, ठीक है। तो इधर तक हमने किसके बारे में पढ़ा, इधर तक हमने 1 सेकंड क्या हुआ, इधर तक हमने पढ़ा हमारा एनवायरनमेंट के बारे में, है ना। इस आधे घंटे में हमने पूरा हमारा एनवायरनमेंट के बारे में समझ लिया। अब हमें सिंपल सा जो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इंपॉर्टेंट, वो आपको अब इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप एनवायरनमेंट का मतलब अच्छे से समझ चुके हो। तो हमने कहां तक पढ़ लिया, हमने इधर तक पढ़ लिया। एक बार आप क्या करना, पॉज कर करके सब चीज को रीड कर लेना, तभी आपको ये चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। मैं अगर टॉपिक पढ़ाऊं तो आप पॉज करके पहले वो पूरा पढ़ने के समझने के बाद उसको रीड कर लेगा और फिर आगे बढ़, ठीक है। फिर हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, वो बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। 1 सेकंड और रुकना, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। साउंड आ रहा है, आई होप क्लियर, ठीक है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो सीधी सिंपल सी बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, हम अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, जीवित हैं,
हम अभी जी रहे हैं अपना, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को यूज करते हैं और हम फ्यूचर जनरेशंस के बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, हमारा अभी की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ हमें हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी कुछ इस एनवायरनमेंट में छोड़ देना है, जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस क्या कर सके, उस चीज को कंज्यूम कर सकें। बस इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। मतलब हम इस हिसाब से चीजों को यूज करें जिससे हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इस एनवायरनमेंट में कुछ बचा सकें, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक बार और सुन लो, बस इतना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कुछ नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हम अपनी जरूरतों को कुछ इस हिसाब से कंज्यूम करें, चीजों को इस हिसाब से कंज्यूम करें जिससे हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है हमारी, उनके लिए हमारे एनवायरनमेंट में हर एक चीज समाप्त ना हो जाए, हर एक चीज खत्म ना हो जाए, एंड हम वो चीजों को क्या कर सके, अच्छे से यूज कर सकें। अभी हम अच्छे से हम भी कंज्यूम कर लें एंड हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी कंज्यूम कर ले। तो हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ चीजें छोड़ के चलना है कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉयफुल तरीके से जिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं जिससे एनवायरनमेंट पूरा खत्म हो रहा है एंड हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उन लोगों को पूरी डिफिकल्टी हो चीजों को सुधारने में और उन लोगों को जीने में, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बस खत्म, और कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। क्या हमारा sustainable development is the development which will allow all future generations to have a potential average quality of life। मतलब हम अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी अच्छी लाइफ जीने का मौका मिलना चाहिए। that is at least as high which is being enjoyed by the current generation। मतलब इतनी अच्छी तो उनकी लाइफ होनी चाहिए जो हम अभी प्रेजेंट में एंजॉय कर रहे हैं, इतनी एंजॉयफुल लाइफ उनकी भी होनी चाहिए जो अभी की करंट जनरेशन क्या कर रही है, एंजॉय कर रहे हैं और चीजों को कंज्यूम कर रही है। सो आई होप सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको समझ में आ गया। अभी आप इस तरीके से काम करो, इस तरीके से चीजों को एंजॉय करो कि आप लोग फ्यूचर जनरेशन से उनके लिए भी चीजों को छोड़ सको। ये नहीं अपनी मनोरंजन के लिए आप ऐसी चीजों को बर्बाद कर रहे हो कि आपकी फ्यूचर जनरेशन उसको यूज कर ही ना पाए, ठीक है ना। फिर क्या आपका वेस्ट टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वेस्ट टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम अचीव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रिस्ट्रिक्ट यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज हम रिस्ट्रिक्शन मतलब एक लिमिट के तौर पे करें, ये नहीं एक्सेसिव हम उसका यूज करें जिससे वो प्रोडक्शन का दोबारा हो नहीं पाए, है ना। जैसे हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से, हमारे ट्रीज हैं, ट्रीज को हम काटते जा रहे हैं लेकिन इस स्पीड में वो उग भी तो नहीं पाएंगे, है ना। तो उस स्पीड में चले हम जिससे चीजें हमारी रिन्यूएबल एक टाइम पर भी हो सके। ये नहीं हम एक्सेसिव उनका यूज करें जिससे वो रिन्यूएबल टाइम पे नहीं हो पा रहे हैं, हम डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारा सब्स्टिट्यूट नॉन रिन्यूएबल विद रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हम यूज कर रहे हैं, जैसे हमारे कोल वगैरह का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके बजाय हम रिन्यूएबल जो हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं एक्सेसिव, उनकी जगह हम क्या कर रहे हैं, हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज, मतलब नॉन एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन की जगह हम क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज कर ले, क्योंकि जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो तो कन्वर्ट हो जाएंगे, बट जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो कन्वर्ट इजीली क्या होते ही नहीं है कन्वर्ट, ठीक है। तभी तो उनका क्या होता है, हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं, ठीक है। फिर क्या हमारा बिकम इनपुट एफिशिएंट। बिकम इनपुट एफिशिएंट का मतलब इधर क्या है, हमारा जो बिकम इनपुट एफिशिएंट मतलब हमें चीजों को ऐसे यूज करना है कि हमारा क्या है, एफिशिएंटली हम चीजों को यूज करें एंड हमें उन चीजों से कुछ रिटर्न में भी मिले, ठीक है। कंट्रोल पॉल्यूशन, हमें पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा एंड इसके साथ साथ कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। पॉल्यूशन के साथ साथ पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, इसीलिए जो गवर्नमेंट ने बोल दिया हर मेंबर के कितने, हर मेंबर सॉरी मोए हो जाएगा ये तो, ठीक है। हमें हर मेंबर के क्या होना चाहिए, कम से कम एक जो कपल है, कपल को 2 बच्चे से ज्यादा होना चाहिए, जो लिमिट लगा दी हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है। अगर ऐसा एक मेंबर एक बंदे का अगर 2 हुए तो फिर तो मोए हो जाएगा ना हमारा, है ना। चलो हम इधर फोकस करते हैं, है ना। सो कैमरा मैन जल्दी फोकस करो। क्या है हमारा वेस्ट टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। क्या हमारा रिस्ट्रिक्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जगह हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को क्या करें, यूज करें, ठीक है ना। फिर हमारा बिकम इनपुट एफिशिएंट एंड उसके बाद इनपुट रिटर्न, मतलब रिटर्न में हमें कोई चीज एफिशिएंटली मिले। फिर उसके बाद हमारा पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, पॉल्यूशन के साथ साथ हमें हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। सबको पता है मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर हमारा स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या हमारा स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमने बेस की बात करी, अभी हमने बेस की बात करी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से अचीव हो सकता है एंड उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या स्ट्रेटजीज बनाई, ठीक है। तो यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इधर मतलब क्या है, 1 सेकंड रुकना। यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल, हाँ छोड़ो। अब यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब इधर क्या है, हमारा जो हमारी
सरकार है, अभी सोशल प्लांट्स वगैरह लग रहे हैं, ठीक है। जो हमारा जो सोलर एनर्जी, हम क्या है, हमारा जो सोलर एनर्जीज वगैरह है, ठीक है, जो हमारी नॉन कन्वेंशनल मतलब जो हार्मफुल सोर्सेज हैं एनर्जी के, हम उनको यूज करें। जैसे हमारे सोलर के रेजेस से हम क्या बनाए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाए। जो हमारे विंडमिल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो विंडमिल से हम क्या करें, विंडमिल वगैरह से जो हमारे हाई हाई जो उसको क्या बोलते हैं, हायर वगैरह के जो एरियाज रहते हैं हमारे, वहां विंडमिल वगैरह लगाए, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो क्या हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, जिससे हमारी जो रिसोर्सेज है वो क्या ना हो, हार्मफुल ना हो, ठीक है ना। फिर क्या हमारा यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स। यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स का मतलब इधर बताओ क्या है। यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स का इधर हमारा मतलब यह है कि जो जैसे सीएनजी गैसेज होती है हमारी, ठीक है। यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स का मतलब क्या है, इधर हमारा सीएनजी गैसेज। तो अगर पता है दिल्ली वगैरह में तो बिल्कुल सीएनजी गैसेज की जो हमारी टैक्सीज वगैरह उनको ये अलाउड किया है, ठीक है। तो जो हमारे सीएनजी गैस होती है वो हमारी क्या होती है, हार्म नहीं करती हमारी किसको, ये हमारी रिन्यूएबल है, हम इसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस्ड रहती है। अब ये सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड गैस रहती है हमारी, ठीक है। तो ये क्या होती है, हमारी दोबारा से बन जाती है चीजें, ठीक है। जो हमारी क्या है, क्लीनर फ्यूल्स हमारा ये ऐसे फ्यूल्स जो हमारे ज्यादा यूज भी नहीं होंगे, एंड यूज होने के साथ साथ हम इनको क्या कर सकते हैं, दोबारा से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जैसे दिल्ली में हमारा सीएनजी है, इससे क्या होता है, हमारे जो क्लीनर फ्यूल्स रहते हैं ना, ये हमारे पॉल्यूशन को क्या नहीं करते हैं, जो हमारे क्लीनर फ्यूल्स होते हैं ये पॉल्यूशन को इफेक्ट नहीं करते हैं, ये पॉल्यूशन नहीं फैलाए, ये पॉल्यूशन को बहुत ही कम कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए बोला गया है कि सीएनजी गाड़ियों का यूज करो, ठीक है। जो टैक्सीज वगैरह है, टैक्सीज वगैरह से बोला गया है कि वो क्या यूज करें, वो लोग यूज करें अपना सीएनजी यूज करें, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलते हैं, यूज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स। फिर हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट। मिनी हाइडल प्लांट का मतलब लिख लो इधर डैम्स, क्या लिख लो, डैम्स वगैरह, ठीक है। डैम्स वगैरह क्या बनाते हैं, वाटर की जो एनर्जी जो स्टोर रहती है वाटर में, वो कन्वर्ट करके हम डैम्स वगैरह से जो डैम बनाते हैं ना, सबने देखा हो डैम्स के वहां छोटा सा एक क्या इलेक्ट्रिसिटी, छोटा सा नहीं बड़ा रहता है, ठीक है। सो एक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगा हुआ था जिसमें से ये पानी निकलता है, वो घूमता है, जो चरखा वरखा घूमता रहता है, ठीक है। तो वो छोटा तो नहीं, बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। तो वहां से क्या होती है, हमारी प्लांट्स रखे रहते हैं, इतने बड़े बड़े यूज में गया था एक बार हमारे यहाँ माता टीला डैम, उसके पावर प्लांट के अंदर गया था, बहुत हैवी हैवी मशीन 3 लगी हुई हैं, ठीक है, जहां से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। एंड बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम सबमरीन के अंदर आ गए हैं। एंड जो वो पाइप्स रहते हैं उसके जहां से पानी आता है, तो वो इतने बड़े बड़े पाइप्स, इतने ऊपर से पाइप जा रहे थे, मतलब ये समझो कि ऐसा लगता है बिल्कुल सबमरीन के अंदर, ऊपर से आप कैसे पानी जो है ना नीचे की साइड जाता है, बिल्कुल ये आवाज आती है जैसे बाढ़ वगैरह आ गई हो, ठीक है। बहुत स्पीड में, मतलब बहुत मस्त चीजें तो हमने देखी थी, ठीक है। तो जो हमारे डैम्स वगैरह के पास जो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्टर्स रहते हैं, जिसमें जो हमारी एनर्जी रहती है वाटर में स्टोर रहती है, ठीक है। तो वही एनर्जी को, जो वाटर की एनर्जी रहती है, उसको कन्वर्ट करके हम किसमें कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। उसको हम बोलते हैं मिनी हाइडल प्लांट्स को स्टैब्लिश करने के, ठीक है। छोटे छोटे रहते हैं। जो ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस मतलब हम सबको क्या होनी चाहिए, नॉलेज एक प्रैक्टिस होनी, जैसे जो हमारे एग्रीकल्चरिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे हम हमारी जो एनवायरमेंट है वो हार्म ना हो। फिर है यूज ऑफ बायो कंपोस्ट। बायो कंपोस्ट मतलब यूज ऑफ बायो कंपोस्ट मतलब जो फर्टिलाइज वगैरह है वो हम उनको ऐसे यूज करें, जो ये होता है ना, जो हमारे रूरल एरियाज में कंडे वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, जलाने के लिए, तो उसकी जगह हम क्या है उनको एलपीजी गैसेस वगैरह देते हैं, ठीक है ना। एंड वही हमारे जो बायो कंपोस्ट, हाँ ठीक है, एलपीजी वगैरह प्रोवाइड करते हैं हम उनको, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया हमारा क्या यूज ऑफ बायो कंपोस्ट का। जो हमारे रूरल एरियाज में नहीं, रूरल एरियाज में क्या करते हैं, रूरल एरियाज में वो लोग कंडे वगैरह जलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा कंडे वगैरह जलाते हैं तो उनको 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायो कंपोस्ट, ठीक है। तो बायो कंपोस्ट आप, आई होप आपको समझ में आ गया। फिर हमारा क्या है, कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट। बायोपेस्ट मतलब हम जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह डालते हैं उसको भी हम कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि उससे क्या होती है, हमारी जो जमीन वगैरह रहती है वो हार्म होती है। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। तो देखो हमने इतना पढ़ लिया हमारा एनवायरमेंटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, उसकी स्ट्रेटेजीज वगैरह क्या होती है, हमने उन सब के बारे में, हर एक चीज के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। तो यही दूसरा आपका छोटू मोटू सा चैप्टर था जिसके बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो चीजें मुझे लर्न है, ऐसे ही आपको लर्न होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप लोग क्या कर सको, एग्जाम में मार्क्स को ले सको, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना। तो बस ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, बस अब क्या करना है आपको, ये चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो गया है। लास्ट चैप्टर हमारा बचा है जिसका नाम क्या है हमारा, जिसका नाम हमारा थोड़ा बड़ा सा है, जिसका नाम क्या है हमारा, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। जो भी हमारे कौन से, इंडिया पाकिस्तान एंड चाइना में 3 कंट्रीज के बारे में पूरा कंपैरेटिव स्टडी करना है, जिसका चैप्टर का नाम भी क्या है हमारा, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ
नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है हमारा, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। जोक्स वगैरह चलते रहेंगे हमारे, ठीक है, लेकिन हमें पढ़ाई जरूरी है। हमारा 1 महीना रह गया हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं ग्रुप में, एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपकी इसकी लिंक प्रोवाइड है इन नोट्स की। तो इनको लर्न करना, तभी आपको बेनिफिट मिलेंगे, एंड एग्जाम हॉल तक ये आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। तभी तो मैं बोलता हूँ ये जो नोट्स है हमारे ब्रह्मास्त्र हैं आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स को स्कोर करने के लिए। सो आई होप नोट्स वगैरह आपको क्या कर रहे हैं, बेनिफिट दे रहे होंगे। एंड हमारा जो लास्ट सेशन बचा हुआ है इस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो भी अगले पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। वन शॉट में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, भले ही उसके लिए 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटे के अंदर हम उसको कंप्लीट करें, लेकिन हम एक वन शॉट में ही उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन सिंपल सा है, जब आप नोट्स उसके देखोगे ना, आपको जो उसकी चीजें हैं वो लर्न करना है। 20 नंबर का आना है, कितने नंबर का, 20 नंबर का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो वो आपको एक नोट्स में मिल जाएगा, एंड उसके फिगर्स लर्न कर लिए, उसको लगा डाला, तो 20 मार्क्स इन इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जीतना है, ठीक है। सो मिलते हैं हमारे लास्ट सेशन में, हमारा कंपैरेटिव स्टडी ऑफ, हमारा कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कौन सा चैप्टर था हमारा, नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। सो मिलते हैं हमारे उस चैप्टर में। अगर वीडियो अच्छी लगी सो कमेंट वगैरह कर दो, एंड कमेंट कर दिया करो, इससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन वगैरह मिलता है। सो इसी के साथ साथ अगर आपने वीडियो को लाइक किया है सो काइंडली प्लीज लाइक द वीडियो, एंड फॉर मोर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, एंड आल्सो जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम चैनल एंड आवर फेसबुक चैनल, है ना। अगर मैंने आपकी मदद की सो थैंक यू आपको। हम मिलते हैं हमारे किसमें, लास्ट सेशन में, कौन से, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। सो इसी के साथ साथ माय सेल्फ सरस साहू एंड आई एम साइनिंग ऑफ टुडेस सेशन। सो काइंडली स्टे ट्यून्ड, स्टडी वेल, बाय बाय।